किसके बारे में जान लो? हूण। उस दिन आप लोग कह रहे थे ना। अब हूण क्या होते हैं? हूण, हूण समझ पा रहे हैं? बताइए। हूण कौन थे? कहां से आए थे? क्या करने आए थे? शिकारी थे। हम्म हूण जो थे, सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि हूण रहने वाले कहां से थे। इनका निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। इतनी बात समझिए। निवास स्थान इनका क्या था? मध्य एशिया। भारत में आने का कारण क्या था? समझिए इनके बारे में क्या था। इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। जहां ये रह रहे थे वहां जनसंख्या क्या हो गई? ज्यादा। जनसंख्या ज्यादा क्या, जनसंख्या ज्यादा प्लस प्लस भी थी, मतलब बहुत ज्यादा थी। तो अब ज्यादा थी, इसी की वजह से इनके परिवार में क्या हो रहे थे? कलह। आपसी क्या था? कलह। और उसी से निजात पाने के लिए, उसी से छुटकारा पाने के लिए ये क्या हुए? अपने आवास के लिए, आवास के लिए क्या किए? आगे बढ़ गए। कुछ समझ पा रहे हो? कुछ समझ में आ रही बात हूण के बारे में? रहने वाले कहाँ के थे? अब ये आए यहां क्यों, ये जानते हैं आप? क्यों आए भाई? आए क्यों यहां? तो यहां इनकी क्या थी ज्यादा? जनसंख्या ज्यादा थी। और जब जनसंख्या ज्यादा थी तो आपस में क्या हो रहा था? कलह। संख्या ज्यादा होगी, रहने खाने सब में समस्या होगी। तो इसीलिए ये क्या किया? आवास के लिए क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। और जब ये आगे निकलते हैं तो ये अपने नए आवास के लिए 165 ईसा पूर्व में ये दो जगह पे चले जाते हैं। कुछ कहां निकल जाते हैं? कुछ चीन की तरफ बढ़ जाते हैं। और कुछ कहां? भारत में। भारत के किस प्रांत में? पंजाब में। समझ पा रहे हैं? कुछ भारत में कहा? पंजाब की तरफ। और कुछ कहां निकल जाते हैं? चीन की तरफ। तो मध्य एशिया या ऐसे रह के रहने वाले क्या थे? ये हूण थे। एक जो है हूण क्या है, एक तरीके से इनकी क्या है? जाति, आप समझ लीजिए। अब ये हूण क्या है? इनकी जाति है, ठीक है ना? ये हूण जाति है। ये लोग ऐसे ही मध्य एशिया में रहते थे। अब मध्य एशिया का मतलब आप वो देश क्या है आज का तो बताए हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक ना, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये इन्हीं वाला जो क्षेत्र था, यही क्या था? मध्य एशिया कहलाता था। और वहीं से ये क्या हुए? एशिया का मध्य हिस्सा। और वहीं पर ये जाति रहती थी। ये अपनी संख्या बढ़ी तो ये इधर उधर होने लगे। और जब इधर होने लगे तो ये कहाँ भाग के चले आते हैं? हम आपको बताए हैं भारत में। और कुछ कहाँ? चीन की तरफ। हूणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? ये जानना आपके लिए जरूरी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। नोट भी करने वाला यही प्रश्न है। लिखवा देते अभी कि हूणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? किसके टाइम पे हुआ था भाई प्रथम आक्रमण? स्कंद गुप्त। ये ये इंपॉर्टेंट है कि हूणों का जो प्रथम आक्रमण स्कंद गुप्त के समय खुशनवाज द्वारा किया गया था। ये नाम आप जानिए, क्योंकि उस दिन बच्चे आप ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। किसके द्वारा? स्कंद गुप्त के समय में हुआ। और वो आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? खुश नवाज। यही इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व करने का मतलब किसका? हूण का। हूणों की जो सेना थी, जो आगे वो लोग बढ़ रहे थे। अच्छा, मेन उद्देश्य जानते हैं क्या है? रहना और खाना ही था इनका। इसीलिए लड़ाई हो गई, मतलब इसीलिए वो आकर के यहाँ निवास कर गए। उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। वो भारत में जीतने के लिए आए थे या स्कंदगुप्त को पराजित करके शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उनको यहाँ रुकना था। या रुक करके यहाँ क्या करना था? अपना अस्थाई निवास करना था उनको। बस यही इनका कारण था। स्कंदगुप्त के टाइम पे क्या हुआ था? इसी समय। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के टाइम पे हूणों का पहला आक्रमण हुआ था, तो स्कंदगुप्त के भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी हमें। हूणों का जो प्रथम आक्रमण हुआ है, ये इनके द्वारा किया गया। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें इन्हीं स्कंदगुप्त के किस कौन से? स्कंदगुप्त के जूनागढ़। और कौन सा एक है? भीतरी अभिलेख। दो ये क्या है? अभिलेख।
इन्हीं से हमको मिलती है। अभिलेख का मतलब क्या हुआ, हम आपको बताए हैं, कहीं पर लिखवा देना। अभिलेख में दो चीजें आती हैं, एक पिलर वाला आता है स्तंभ लेख, और दूसरा क्या आता है, शिलालेख, पत्थर पर लिखवा दिए। तो उन्हीं अभिलेखों में कुछ ऐसे थे अभिलेख जिन पर ये बातें लिखी गई थी। क्या हुआ था, स्कंदगुप्त द्वारा क्या कर दिया गया था, इसे पराजित कर दिया गया था। तो ये भी आप जानिए, जब ये आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त ने इसे क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। इतनी सी बात है। तो आप तुरंत नोट करिए, यही 4 से 5 लाइन पहले हेडिंग डालेंगे हूण और उनके बारे में लिखेंगे। समझ रहे ना, नहीं तो हम आपको पढ़ा देंगे फिर मुझे लिखवाना पड़ेगा। अभी नोट कर लेंगे इस बात को, ठीक भैया। लिखिए, हूण मध्य एशिया के निवासी थे। हूण मध्य एशिया के निवासी थे। कहां के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। हूण मध्य एशिया के निवासी थे। अगली लाइन में लिख लेंगे पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह मतलब आपसी कलह आप लिख सकते हैं। परिवार में कलह हुआ। कलह हुआ होने का कारण क्या होता है, झगड़ा लड़ाई, मतलब कलह यही हुआ। अब होने का कारण क्या है भाई, रहना खाना, उस हाँ संसाधनों की कमी, जगह की कमी। आप लिखेंगे पारिवारिक कलह एवं जनसंख्या वृद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी इनके वहां से हटने की। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये अपना मूल स्थान छोड़कर ये अपना मूल स्थान छोड़कर नए आवास की खोज में निकल पड़े। नए आवास की खोज में निकल पड़े, ठीक है ना। लिखेंगे हूणों का प्रथम आक्रमण, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में खुशनवाज, हमने लिखा हुआ किसके, खुशनवाज, खुशनवाज द्वारा किया गया। पहला आक्रमण खुशनवाज द्वारा किया गया। ठीक, आगे लिखेंगे स्कंदगुप्त के स्कंदगुप्त के भीतरी योम जूनागढ़, भीतरी योम जूनागढ़, स्कंदगुप्त के भीतरी योम जूनागढ़ जूनागढ़। अभिलेखों से पता चलता है कि, अभिलेखों से पता चलता है कि वह स्कंदगुप्त द्वारा पराजित हुआ। ठीक, अब दूसरी, अब यहां से समझिए, अभी नोट करिएगा, इतनी बात आपको हमने बता दिया था। अभी पहला आक्रमण हुआ, दूसरे आक्रमण के बारे में जानिए। किसके बारे में जानेंगे, दूसरा। ये तो पहला आक्रमण हुआ, दूसरा आक्रमण समझिए। हूणों का जो दूसरा आक्रमण हुआ, कौन सा, दूसरा,
जो दूसरा आक्रमण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, किसी को पता है? तोरमाड़। क्या नाम था उसका? तोरमाड़। ये क्या है? तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। लेकिन अब यहां क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला ऐसा हूण व्यक्ति है या पहला ऐसा हूण है जो भारत में अपना क्या करता है, राज्य स्थापित करता है। इसने अपना क्या कर दिया था भाई, राज्य स्थापित कर लिया था। तो अगर अब ये प्रश्न यहां से बनेगा कि भारत में तो इसने पहला आक्रमण किया, लेकिन अब इसमें बात यही फंस जाती है कि भारत में पहला आक्रमण करने वाला एवं राज्य स्थापित करने वाला हूण कौन था भाई? भारत में पहला राज्य स्थापित करने वाला हूण कौन था, वो आक्रमणकारी कौन था? तो इसका नाम था तोरमाड़। ठीक है ना? ये क्या करता है, आक्रमण करता है और अपना क्या करता है, राज्य स्थापित करता है। अब अभिलेख एवं सिक्के, ये पहला मतलब ये ऐसा हूण आक्रमणकारी है जो भारत में अपना क्या कर रहा है, राज्य स्थापित कर रहा है और शासन कर रहा है। अभिलेख एवं सिक्के से स्पष्ट होता है यह पंजाब से एरण तक के क्षेत्र तक, पंजाब से एरण तक क्षेत्र तक ये क्या करता है, शासक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है, किसके बारे में, इस तोरमाड़ के बारे में। अब कहां से मिलती है कि अभिलेख से, उसका नाम नहीं मिल रहा कि कौन सा अभिलेख है, लेकिन अभिलेखों से ये मिल रहा कि ये पंजाब के क्षेत्र में, बहुत बड़ा नहीं, पंजाब से एरण तक वहीं का क्षेत्र था। इस क्षेत्र का ये क्या है, यहाँ ये शासक करता है, शासन शासन करता है और साथ ही साथ इसने एक उपाधि धारण किया था। उस उपाधि का नाम क्या है, गुप्तों के तरीके से इसने भी उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था कौन, तोरमाड़। अभी इसी का एक लड़का है जिसका नाम मिहिरकुल है, वो भी वो भी शासक करेगा, इसी का पुत्र है। ठीक है ना? तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया हुआ था हूणों में, तो तोरमाड़। ये इसके बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं मिल रही कि ये किसके टाइम पे वो आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था। और ये समझिए कि उस समय जो शासन था ये गुप्तों का ही चल रहा था, पंजाब में ये आकर के बस गया था। और हाँ, हाँ वही बता नहीं रहे कि ये जब भी शासन आक्रमण करेगा गुप्त वंश से ही चल रहा था। वो नाम क्या था उसका, नरसिंह गुप्त। ठीक है ना? शासन काल किसका चल रहा था, अयोग्य शासक, सभी अयोग्य शासक के टाइम पे। ठीक है ना? तो इस बात को नोट कर लीजिए तुरंत। अगली लाइन में लिखेंगे, हूणों का दूसरा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। आगे लिखेंगे, तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। यह पहला, यही प्रश्न आपको फंसा देगा, यह पहला हूण आक्रमणकारी था। यहां भी देखो पहला लिखा गया है, यहां भी लिखवा रहे हैं, यह पहला हूण आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। भारत में अपना क्या स्थापित किया है, राज्य स्थापित किया। यह पहला हूण आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, आगे लिख लेंगे, अभिलेख एवं सिक्कों से स्पष्ट है कि वह, अभिलेख एवं सिक्कों से स्पष्ट है कि वह पंजाब एवं, अभिलेख एवं सिक्कों से स्पष्ट है कि वह पंजाब एवं एरण तक के क्षेत्र, पंजाब से एरण तक के क्षेत्र तक शासक था। पंजाब से एरण तक के क्षेत्र तक शासक था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि को धारण किया था,
उसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, आगे लिखेंगे इसने अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी चंद्रभागा, ब्रैकेट में लिखेंगे चेनाब नदी, चंद्रभागा, ब्रैकेट में लिखेंगे चेनाब नदी के तट पर स्थित पवैया, पवैया को बनाई थी। किसने बनाई थी भाई? पवैया को। तो इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? चेनाब नदी। अभी अभी आपसे हम कहते चंद्रभागा नदी, तो किसका नाम है? चेनाब। वहीं चंद्र और भागा नदियां मिलती, मतलब हाँ वहां करके मिलती है चेनाब। ठीक है, आगे लिखेंगे तोरमाड़ एक क्रूर, तोरमाड़ एक क्रूर, क्रूर का मतलब क्या होता है? दुष्ट, जिसके अंदर क्या हो? क्रूरता हो, निर्दयी हो, मारने में कोई एक बार हिला हवाली ना करे लेकिन परंतु ना मार दे। तो लिखेंगे क्या नाम बताए? तोरमाड़ एक क्रूर शासक के साथ साथ एक योग्य शासक भी था। एक कैसा शासक था? योग्य शासक था। इसने सत्य एवं न्याय, इसने सत्य एवं न्याय पूर्वक शासन किया, सत्य एवं न्याय पूर्वक शासन किया, जिसकी जानकारी हमें, इसने सत्य एवं न्याय पूर्वक शासन किया जिसकी जानकारी हमें, जिसकी जानकारी हमें इसके पुत्र, इसके पुत्र मिहिरकुल, 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 इसका पुत्र कौन है? मिहिरकुल, मिहिरकुल, जिसकी जानकारी हमें इसके पुत्र मिहिरकुल के ग्वालियर लेख से मिलती है। मिहिरकुल के ग्वालियर लेख से मिलती है। समझ रहे हैं ना? इतनी जानकारी आपको पता चल गई। हेडिंग डालेंगे अब अगले व्यक्ति का नाम मिहिर कुल, ऐसे ही छोटा सा एक पॉइंट बना लेंगे। क्या? मिहिर कुल। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बस बहुत है। ये कौन था? तोरमाड़ का पुत्र था। अब इसके पिताजी स्थापित कर चुके हैं क्या? एक साम्राज्य, एक राज्य, जो कहां? पंजाब जैसे क्षेत्र में मतलब फैला हुआ है। और वहां का क्या था? इनके पिताजी क्या थे? वहां के शासक थे, राजा थे। ठीक है ना? तो लिखेंगे भाई, अब इसके बारे में क्या लिखेंगे कि सबसे पहली बात यही जान जाएंगे कि ये किसका उत्तराधिकारी था? तोरमाड़ का क्या था? उत्तराधिकारी था। चीनी यात्री सुंग युंग ने इसी के समय 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अभी बता देंगे। राजधानी इसकी, इसने क्या की? इसके अनुसार इसकी राजधानी कांधार थी। कांधार क्षेत्र क्या है भाई? ये सभी क्षेत्र कहाँ है? ये सब अफगानिस्तान में है। काबुल, कांधार, ये उस टाइम पे बताए थे आपको, ये सब मध्य एशिया वाले क्षेत्र हैं भाई। वैसे भी ये लोग पूर्वज भी कहाँ के हैं? मध्य एशिया के थे। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांधार। जबकि इसके पिताजी ने कहा बनाई थी? चेनाब क्षेत्र में पवैया बनाई थी। वो चेनाब नदी के किनारे का है, तट क्षेत्रीय था, तटीय क्षेत्र था। इसने अपनी राजधानी यहाँ बनाई। जबकि ह्वेनसांग इसकी राजधानी को क्या कहता है? इसकी राजधानी साकल थी। हाँ, ये कौन कहता है? ये इसके बारे में जानकारी मिलती कि इसकी राजधानी ये थी। जबकि कौन है एक व्यक्ति? ह्वेन
सांग। ह्वेन सांग ये क्या है, जो कैसा यात्री है, चीनी यात्री है ये। कैसा यात्री है, चीनी यात्री है। और इसने बताया कि इसकी राजधानी क्या थी, शाकल थी। ये भी एक जगह ही है शाकल, ठीक है ना, मध्य एशिया का ही है। तो अब इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। किसके बारे में, मिहिर कुल से संबंधित और भी जानकारियां हैं। मिहिर कुल जो है गुप्त शासक बलादित्य, बालादित्य, जिसका नाम बालादित्य, या और क्या नाम था, हम आप लोगों को बताया था कि मिहिर कुल, एक मिनट रुक जाइए, वहां भी बता दे रहे हैं। वो गुप्त वंश का कौन सा शासक था, ये सब अयोग्य शासक थे, आप ये समझिए। ये सब क्या है, अयोग्य शासक थे, जिनका नाम क्या था, बालादित्य, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। बालादित्य मतलब नरसिंह गुप्त, नाम क्या था, नरसिंह गुप्त, ठीक है ना, क्योंकि ये सब अयोग्य शासक, इनको हमने पढ़ाया नहीं था। देखिए इसके पिताजी भी किसके टाइम पर, नरसिंह गुप्त, या इसी का नाम क्या है, बालादित्य। और वैसे ही ये भी किसके टाइम पर, इन्हीं के समय में। और इनके पिता तोरमाड़ भी किसके, नरसिंह गुप्त। दोनों आक्रमण किसके समय में करते हैं, नरसिंह गुप्त के। ये किस वंश से हैं, गुप्त वंश से। गुप्त, गुप्त वंश, समझ रहे हैं ना बात को। तो मिहिर कुल जब आक्रमण करता है तो इन्हीं के ऊपर करता है, इनको इनको क्या करता है, पराजित करता है। और इन्हें क्या बना लेता है, बंदी, बंदी बना लेता है। बंदी का मतलब क्या, कैद में रख लेता है, किसे, बालादित्य या नरसिंह गुप्त। लेकिन कौन बना लेता है, मिहिर कुल, कुल नहीं, गलती से निकल गया भाई। हाँ वो एक एक लड़का छोटा सा एक रील है ना, कहता अरे मेरे भैया गलती से मेरे मुंह से निकल गई ना, वैसे ही गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ये किसे बना लेता है, बंदी, मिहिर कुल को बंदी बना लेता है। हाँ, आक्रमण इन इन दोनों के बीच में होता है, लेकिन नरसिंह गुप्त किसे, इन्हें मिहिर कुल को बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी माता के कहने पर, माता जी के कहने पर इसे क्या करता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है। और जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। माता जी कहती कि नहीं गलत बात है, ठीक है आक्रमण किया है, अगर वो माफी मांग रहा है तो छोड़ दो, छोड़ देता है। और छोड़ देने के बाद क्या हुआ, वो वहां से कश्मीर भगा। कौन कश्मीर भगा, मिहिर कुल कश्मीर जाता है। और उसके बाद जानते हो लगभग वहां के शासक की हत्या करता, और लगभग 600 से ज्यादा स्तूप, स्तूपों और और भी जैसे जो धर्म से जुड़े हुए थे गुप्त वंश संबंधित, सबको नष्ट करवाता चला जाता है। अब स्तूप किससे संबंधित होते हैं, बौद्ध धर्म से। तो गुप्त लोग, आपको पता होगा ना, स्तूपों का निर्माण करवाए थे, कुछ स्तूपों का, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, यहां से कहां भाग जाता है, कश्मीर। जब उसकी माता जी कहती छोड़ देना चाहिए, तो माफी वाफी मांग के कान वान पकड़ के, ठीक है गलती हो गई अब दोबारा नहीं आएंगे, ये भाग जाता है कश्मीर। वहां के शासक की क्या करता है, पहुंच के उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद भाई शुरू से ही इसके दिमाग में क्या चल रहा है, शासन करना, इसके पिताजी भी। तो इसीलिए बहुत बहुत पहले लोग कहते नहीं, गाँव में ऐसे देखो कहावत कही गई है कि भाई क्या, सांप का बच्चा क्या होता है, सांप ही होता है। हाँ सपोला होता है ना, लेकिन उसे कहते हैं कि वो भी है तो वही ना, उसे भी लोग मार देते हैं। ये समझते हैं कि भाई ये सांप का बच्चा है तो ये भविष्य आगे चल करके क्या करेगा, ये भी खतरा ही होगा हम लोगों के लिए। तो ऐसा ही अब इसके अंदर भी वही गुण था। ये पहुंचा, उसकी हत्या की, और 600 से ज्यादा क्या करता है, स्तूपों का क्या कर दिया, स्तूपों को नष्ट कर देता है। नष्ट करने का मतलब क्या, तोड़वा देगा, तोड़ डालेगा। ये ऐसा कौन करता है, मिहिर कुल, ठीक है ना। और ऐसा करता है, मिहिर कुल को कहा जाता है ये कट्टर शैववादी था, शैव धर्म को मानने वाला। ये किसको मानने वाला था, शैववादी था, शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म का मतलब भगवान शिव की आराधना करता था, किसकी, शिव की, महादेव की, देवों के देव महादेव, समझ रहे ना, उनकी पूजा पाठ करता था, उस धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म से ये बहुत बड़ा, मतलब समझिए बहुत ज्यादा घृणा करता था। बौद्ध धर्म को अपना शत्रु समझता था, घोर शत्रु समझता था। कहता कि नहीं, हम बौद्ध धर्म वालों को देख नहीं पाएंगे।
कल्हड़ के अनुसार इसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर बनवाया था। कल्हड़ कौन है? हाँ, कल्हड़ जानते रहिए, कल्हड़ और इनके भाई जिन्हें बिल्हड़, ये दोनों लोग लेखक हैं। तो कल्हड़ के अनुसार इसने कहा श्रीनगर, ये कहाँ स्थान है? जम्मू कश्मीर। शिव मंदिर बनवाया था वहीं पर। सर क्लास नहीं चल रही सर। कल्हड़ के अनुसार इसने श्रीनगर में क्या बनवा दिया था? शिव मंदिर बनवाया था। और ये कल्हड़ कहते एक बड़ा क्रूर शासक था। कल्हड़ ने इसकी तुलना की है कि विनाश का देवता था। पूछा जाए कल्हड़ के अनुसार विनाश का देवता किसे कहा गया है? इतनी जानकारी किससे संबंधित है? मिहिर कुल से। तो कहां तक लिखे जरा हमको बताएं, वहीं नोट कर लेंगे। उत्तराधिकारी था, लिखेंगे। लिखेंगे चीनी यात्री। अगली लाइन में लिखेंगे चीनी यात्री। सब पढ़ा तो इतना बढ़िया दे रहे हैं, अब ये इन लोगों के ऊपर है कि ये अगर अपनी तैयारी बरकरार रखना चाहते हैं तो ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट छूटेगा नहीं जहां तक हमें पूरा उम्मीद है। हाँ नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होगा। साफ शब्दों में लिख लीजिए। एक समय लगता है, देखिए किसी भी चीज को आप, समय लगने का मतलब ये समझ लीजिए कि फसल, धान बैठाया गया था ना, तो उसके बेरन से लेकर के अभी पैदा हुआ है ना, उसके बीच में कितना लंबा टाइम लगा है, कितना मेहनत लगी है, वो सब आप जानते हैं। वहीं से एग्जांपल लीजिए, टाइम लगेगा। और उसी बीच में अगर मौसम खराब हो गया तब, जैसा अभी मोन्था आ गया तो फिर सत्यानाश हो गया। किसान का क्या है भाई? सत्यानाश हो गया। किसान इसीलिए है क्या परेशान, उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। आपको पता है कि यूरिया के लिए क्या करना पड़ा? लाइन लगानी पड़ी। अपने उसी धान के खेत में, धान की फसल में उसे यूरिया डालने के लिए उसे लाइन लगानी पड़ी। और जब लाइन लग करके उसने यूरिया लिया, डाला, धान अच्छा हुआ, फसल देख करके उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन प्रकृति की मार ने उसे क्या कर दिया? उसकी कमर को तोड़ दिया। उसका जितना पैसा उसने जितना जितना लगाया था ना, उस मतलब होता नहीं कि अपने, उसने एक बजट, एक जो है अपना वो पैसा बचा करके जो रखा था, उस सब पे, उस फसल पे लगा दिया, सब नुकसान हो गया। तो लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के साथ नुकसान कब होता है? जब आपकी तैयारी बिल्कुल बरकरार है और वैकेंसी नहीं आती है, यही ना। लेकिन ये समझिए वैकेंसी आएगी 2025, ये जा ही रहा 26 में, आप समझिए 25 वाले पेट से वैकेंसी आपको मिलेगी। 25 मतलब अब तो खत्म ही है, 2-3 महीने, 1-2 महीने बचे हैं। तो पेट से ही वैकेंसी मिल जाएगी, लेखपाल वगैरह की मिल जाएगी। इधर यूपी पुलिस लगी हुई, यूपी पुलिस मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब सरकार के ऊपर है बहुत सारी चीजें। तो वो अगर देगी वैकेंसी तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप तैयार किए हैं, तो आपको हम पढ़ा भी दिए हैं, देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अफसर कह रहे हैं आप इन लोगों से पहले, एक एक लोगों से पहले पूछ लिया करिए, कल से वो भी हो जाएगा। इसका मतलब आप कहीं न कहीं नाराज किए हैं गुरु जी को, कुछ पूछे होंगे आप नहीं बताया, ऐसा कुछ है? सही है कि नहीं सही है? तो आप मेहनत करिए ना भाई, मेहनत करने के बाद ही उसका फल मिलेगा। आगे चले, अगला नोट करें। जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप वही कहेंगे कि हाँ हमने मेहनत किया था। वास्तव में जो मेहनत करते हैं उनका होता है सिलेक्शन, किसी भी फील्ड में देख लीजिए। भारत ऐसे नहीं मैच जीत गया, जो भारत की जो लड़कियां हैं, जो भारतीय खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ियां हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत लगी है उसमें। कई बार वो लोग वहां तक पहुंच के क्या हुए हैं, वापस आए हैं ना। कई बार फाइनल मिला है, तो खुश होते हैं। तो खुशी आपके अंदर भी होगी। ठीक, लिखिए। बाद में कुछ लोगों को दुख भी होता है, ऐसे कैसे हो गया, होता कि नहीं होता है? जैसे अगर आप मान लीजिए सिलेक्शन हो गया आपका, लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया इसका सिलेक्शन, पढ़ने में तो इतने बढ़िया नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे। लोगों को तकलीफ भी होती है, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। नोट करिए भाई। इसी के समय में चीनी यात्री सुंग यून, क्या नाम था? सुंग यून, ये ने, सुंग यून ने 520 ईस्वी
भारत की यात्रा की। किसकी यात्रा की? भारत की यात्रा की। कहेंगे इसके अनुसार इसकी राजधानी कांधार थी। इसके अनुसार इसकी राजधानी कांधार थी। कांधार थी। लास्ट लाइन नहीं लिखवाएंगे। जबकि ह्वेनसांग इसकी राजधानी साकल बताता है। जबकि ह्वेनसांग इसकी राजधानी साकल बताता है। किसे बताता है? साकल बताता है। ठीक है, क्लास को यहीं एंड करेंगे। कल पढ़ाते हैं। इसके बाद आप खुद पढ़ के आइएगा। जितना हमने आज वाला पढ़ाया है कल हम आपसे जरूर पूछ लेंगे। ठीक ना? 100% याद रखिए इस बात को। पढ़ के आइएगा। ठीक। दूसरी बात, अभी पूछ लेते हैं। कहिए तो सर क्लोज ही कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। अभी कहिए, पूछ लें जितना पढ़ा चुके हैं।